ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावों की। तो 5 राज्यों में चुनाव देखें तो बीजेपी ने 4 राज्यों में अपना परचम लहराया है, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक शानदार जीत दर्ज की है। इन चुनावों के क्या मायने निकाले जाएं, इसी पे मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने एक खास चर्चा की। देखिए एक अंश। पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इनकलाब, इनकलाब। एक आम भारतीय वोटर को क्या चाहिए, वो क्यों वोट देता या देती है और क्या सोचकर वो वोट आगे जाता है। अब एक समय था जब माना जाता था कि वोट पड़ते हैं जाति के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, या अपने कौम की जो लोग हैं उनको ही आप वोट देंगे, या तो फिर रोटी कपड़ा मकान जैसी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने वालों को आप वोट देंगे। पिछले कुछ सालों में जो भी आकलन कई बार एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि किस तरह से वोटर का बिहेवियर होता है, वो सब ध्वस्त हो गया है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में वोट डलते हैं कास्ट पर, वो अब नहीं दिख रहा है पिछले 2 चुनावों में से, और एक बार फिर माना जाता है कि उत्तराखंड में कभी भी एक सरकार फिर से नहीं आती है, वो भी अब मिथ्या निकल कर आई है। कई सारे ऐसे जो रूल्स होते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, वो बदलते जा रहे हैं। आप पंजाब का केस ले लीजिए, जहां पर पिछले 50 सालों से या तो शिरोमणि अकाली दल या तो कांग्रेस की सरकार रही है। आज एक नया खिलाड़ी पंजाब में आ गया है और बहुत ही मजबूती से उन्होंने बाकियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो क्या मैसेज, क्या संदेश निकल कर आ रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव से? वोटर क्या मांग रहा है, आम भारतीय नागरिक क्या मांग रहा है, और क्या राजनीतिक पार्टियां उसे देने को तैयार हैं? इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो विजेता हैं वो क्या कह रहे हैं। केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। इस प्रचंड बहुमत के लिए
उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बहुत बड़ा दिन है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से एक राज्य ऐसे था जिसमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी आएगी, और वो है पंजाब, क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रेजेंस इतनी बड़ी कभी थी ही नहीं। बाकी 4 राज्यों में वो लौटे हैं और जोर शोर से लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है, क्योंकि कम से कम पिछले 3 दशकों से ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो वापस आई है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही एक जटिल समस्या नजर आता है राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतना। तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जो डबल इंजन की सरकार वाली प्लान थी, या जो उन्होंने लोगों को बताया, वो शायद अच्छा लगा है उन्हें, क्योंकि वो जीते तो हैं लेकिन अच्छे खासे नंबरों के साथ जीते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो मुश्किल से जीत रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कांटे की टक्कर दे रहे थे, उनकी रैलियों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जहां तक वोटों का सवाल है वो उस तरह से चैलेंज नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड में माना जा रहा था कि मुश्किल समय है बीजेपी के लिए, यहां तक कि जो उनके मुख्यमंत्री थे धामी जी, वो भी नहीं जीते हैं, लेकिन बीजेपी अच्छी खासी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड के राज्य में, जहां एक बार फिर ये एक प्रथा चली आ रही है कि एक पार्टी दोबारा नहीं आती है, लेकिन वो भी जिंक्स एक तरह से टूट गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक नया चैप्टर एक तरह से शुरू हो रहा है भारतीय राजनीति में। इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, इस चर्चा में मेरे साथ अब जुड़े हैं निशांत वर्मा और तेजस मेहता, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत जी, पहले आपके एक एनालिसिस से मैं शुरू करूंगी। क्या बीजेपी की जो आज हम जीत देख रहे हैं 4 राज्यों में, ये एक पोलराइजेशन के बेसिस पर है? क्या हिंदू वोट इकट्ठा हो रही है, या जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स की है उसको लोगों ने पसंद किया है? देखिए, जब राजनेता रैली में सूफियानी बातें करता है, जीतने के बाद करता है, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कटु सत्य समझना बहुत आवश्यक है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग अलग है, कहीं भी एक जैसा माहौल नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, और उसने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने का पूरा दम झोंक दिया है। लेकिन अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो कांग्रेस भी 38 से लेके 39% के आसपास वोट ला रही है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो खत्म हो चुकी है। यानी टक्कर है और एक पार्टी जीत रही है, जो कि खुद मोदी की पार्टी थी। इसी तरीके से मणिपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया और वहां की रीजनल पार्टीज ने किया। आते हैं गोवा की तरफ। गोवा अगर आप देखेंगे तो मेरी जो अपेक्षा थी कांग्रेस से वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मेरी अपेक्षा जो भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके के कार्य करने की बात कही है पूरे देश के अंदर और राज्यों में, उस हिसाब से भी उन्हें सीटें मिलती नहीं दिख रही है, जबकि वो जीत रहे हैं। पंजाब की तरफ रुख करते हैं। पंजाबी लोग बहुत दयालु होते हैं, कभी शिरोमणि अकाली दल, कभी कांग्रेस, कभी किसी ना किसी को लंगर जरूर खिलाते हैं, और इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई किया। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं उसका साफ कर देता हूं। देखिए, कांग्रेस तो थी ही पावर में, एंटी इनकम्बेंसी अंतरकलह को लेकर के उसको वहां से हटा दिया गया, लेकिन सामने लड़ाई में कौन था? तो ना तो शिरोमणि अकाली दल कुछ कर पाए, जो कि इतनी बड़ी देश की सबसे सेकंड पुरानी पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी जिसके गुणगान सब लोग करते हैं, मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेके हर राज्य में, वो आज तक पंजाब में पैठ बना पाई। इसलिए एक नई पार्टी जिसको कहा जाए पंजाब के लिए, बिल्कुल तो नई नहीं है, पिछली बार भी उनको सीटें आई थी, अब इस बार उनको एक चांस दिया गया। वो बात और है कि जो आपने अरविंद केजरीवाल जी का सुनवाया,
कि 65-75 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये बात मैं नहीं मानता हूं। इसका मैं एक एनालिसिस ये देता हूं, इसी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से लगा हुआ है, नहीं वहां वो पे खाता लेकिन तक निशान जी हम मैं पूरी- राजनीतिक रेटोरिक जो है, एक मिनट निशान जी, थोड़े ग्राउंड रूल्स मैं क्लियर कर दूं कि हम किस तरह का डिबेट करेंगे, ये जरूर है। जो राजनीतिक रेटोरिक है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैंपेनिंग का समय समाप्त हो गया है और जो विजेता है उनका आज के दिन तो कम से कम हक बनता है कि वो कहें कि इसलिए हम जीते हैं। हम आज इस कार्यक्रम में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि वो क्या लेकर जाएंगे इस कार्यक्रम से। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि वो बार बार जीत रही है और वो क्या कर रही है जो वोटरों को पसंद आ रहा है। ये मेरा आपसे सवाल था कि क्या ये पोलराइजेशन जो कहते हैं कुछ विश्लेषक उसके कारण है, या चूंकि जनधन अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, चूंकि एलपीजी सिलेंडर बट रहे हैं, चूंकि जो वो कह रहे हैं कि नरेगा का पैसा सीधा आ रहा है वो हो रहा है, क्या उसका हम आज प्रमाण देख रहे हैं? मैं आपके पास वापस आऊंगी। आई थिंक तेजस को एक ओपिनियन इस पर देनी चाहिए। तेजस, इसके पीछे जो अंडरलाइंग मैसेज है वो क्या है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक चीज पे अपने सब विश्वास रखती है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि वो उस आधार पे वो जीत पाए। कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी एजेंडा हो, राम मंदिर हो या जो बुलडोजर सरकार कहते हैं, या उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स है योगी सरकार की, ऐसे बहुत सारी चीज इकट्ठा होकर ही होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने भाजपा को दी है मेरे ख्याल से वो है विश्वास। ये विश्वास जो है वो मोदी जी का है, करिश्मा का है और योगी जी का भी है। लेकिन वही विश्वास हम नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में कांग्रेस के नेताओं के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए जरूर एक मौका है, पहली बार, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पहली बार हमको एक मौका मिल रहा है दिल्ली के बाहर, तो हमको एक मौका स्वीकारना चाहिए और हम इसीलिए काम करना चाहते हैं, तो वो एक मौका है। लेकिन बार बार लगातार जब ऐसे बड़े राज्यों में कोई पार्टी आती है तो पहली बात तो है लोगों का विश्वास। दूसरी बात है कि सरकार से जो नेता है उनसे क्या मिला है, वो है पल्स ऑफ द स्टेट, पल्स ऑफ द पीपल। जैसे ही आप समझाते सब पिछले 2 साल जब हम देख रहे थे कि महामारी के बीच में क्या हो रहा था, जो योजनाएं चली है ऑन द ग्राउंड, वो डिलीवरी बीजेपी सरकार में कोई भी जगह देखिए आप तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप कोई भी आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिलते हैं, वो भाजपा के वोटर्स ना हो, उनको वोट नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको बताएंगे मुझे फ्री राशन मिल गया है, मुझे आज की तारीख में महिला वो कहती है आई एम फीलिंग सेफ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। क्या ये एक ज्यादा बड़ा वोट है, सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं है, जो मोदी जी एक मैसेज दे रहे हैं उसके लिए आज वोट पड़ता हुआ दिख रहा है? जरूर, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। हम जैसे आपने कहा कि गोवा में, जहां मेरे एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत अलग थे, मुझे लगा नहीं कि प्रमोद सावंत के नीचे जो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी आफ्टर मनोहर पर्रिकर, वो इतना ला पाएंगे। लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो अल्टीमेटली क्या है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये अभी समय बदल गया है। एस्पायरिंग इंडिया इज रियली वांटिंग एंड इचिंग टू मूव फॉरवर्ड, एंड जिस प्रकार से, जिस प्रगति से, जिस गति से हमको जाना चाहिए वो ऑनेस्टली दिख नहीं रहा था। और यही उम्मीद रहेगी कि जब भी मोदी जी रहेंगे तो लोगों में विश्वास रहेगा कि हम वही स्पीड से, गति से आगे प्रगति कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक नेशनल, एक जाहिर सी बात, हम कहते हैं कि यूपी का इलेक्शन सेमीफाइनल्स होता ही है, लेकिन एक संदेश तो जरूर सबको चला ही गया है। और जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था 2014 में कि 2019 को भूल जाइए, 2024 की तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि 2024 भी विपक्ष के लिए हाथ से निकल गया है, अभी 2029 की तैयारी करनी चाहिए। पर चलिए इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पर ब्रेक के बाद हमें इंतजार रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संबोधन का, जो अब बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वदेश आर में। पर चलिए आज के बाजार की हम बात कर लेते हैं। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद और साथ ही पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते आज हमने तीसरे दिन देखा कि भारतीय स्टॉक बाजारों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी में करीब 250 अंकों की मजबूती थी, जब निफ्टी इंडेक्स करीब 16,600 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सेंसेक्स में देखें तो 800 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ उसने भी क्लोजिंग दी। पर बाजार में और क्या एक्शन देखने को मिला, कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जो कि आज फोकस में रहे, ये सब जानकारी के लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज क्लियर कल जो लॉन्ग पोजीशंस लेके गए होंगे, जाहिर तौर पर उनके लिए आज सुबह वर्डिक्ट आने से पहले ही बल्ले बल्ले कहनी चाहिए। 5 राज्यों में सबसे बड़ी जो फैक्टर वॉच आउट था वो यूपी था, और यूपी में क्लियरली बीजेपी को जब एक बड़ी सीटें 270 का आंकड़ा, उससे ज़्यादा सीटें मिली तो उसके बाद ही बाजार ने उस अपमूव को थोड़ा समय और ऊपर खींचा, यानी 400-450 पॉइंट्स की गैप अप के साथ खुले बाजार 16,700 के पास गए भी, लेकिन वहाँ एक बड़ी रेजिस्टेंस, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़े से करेक्ट हुए। एक बड़ा जो आपको इवेंट अभी यहाँ ट्रैक करना होगा वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बातचीत, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। जिसके बाद हमने देखा लास्ट 1 आवर में आपने यूएस फ्यूचर्स को नीचे भी जाते देखा, रिकवर होते हुए देखा, और उसके बाद मार्केट में भी इसी तरह से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई। सो आज अगर हम आज के ट्रेड की आप बात करें तो क्लियरली वन साइडेड मूव देखने को मिला। आपको सारे ही सेक्टर्स हरे निशान में दिखेंगे, सिर्फ एक आईटी या फिर वो वाले ट्रेड्स में आज आपको दबाव देखने को मिला जो ऑलरेडी अच्छे खासे चल रहे थे, यानी ऑयल एंड गैस पैक क्योंकि क्रूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कमोडिटीज क्योंकि कमोडिटीज थोड़ी कूल ऑफ हुई, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अगर डेंट देखा। उसके अलावा आप सारे ही सेक्टर्स की बात करें, उसमें टॉप गेनर आपके लिए जो रहा वो एफएमसीजी था, क्योंकि बहुत हद तक पेसिमिज्म थी, वहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बन गए थे। तो एफएमसीजी पहला, दूसरा आपका पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियलिटी, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। और दबाव सिर्फ एक सेक्टर पर, वो भी बहुत माइनर सा, इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट बुकिंग, वहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आप जो एफएनओ के काउंटर्स देखेंगे उसमें आपको काउंटर्स लाइक पूरा का पूरा आपको एग्री पैक, चंबल फर्टिलाइजर्स काउंटर, एस्कॉट्स, ये टॉप गेनर्स रहे। आपको तेज़ी आपको शुगर काउंटर्स में भी देखने को मिली, आपको तेज़ी आपको ऑटो पैक में भी रिकवरी देखने को मिली, और तेज़ी बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब में भी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये टॉप गेनर्स आपको एफएनओ स्पेस से देखने को मिले। सो क्लियरली मार्केट्स में आज वन साइडेड मूव था और एक बड़े गैप के साथ खुले, और जब हम बाजार बंद हुआ है तो 16,700 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है उसके नीचे बंद हुए हैं। तो यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर कोई न्यूज़ फ्लो आता है जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे होता है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर होता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इस बड़े लेवल को अब ज़रूर, रेजिस्टेंस को ज़रूर बाजार एक बार टेस्ट करना चाहेगा, और उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो यू नेवर नो, वी माइट सी अ नेक्स्ट लेग ऑफ मूव ऑल्सो। लेकिन फिलहाल आज एक बड़ा एक अच्छी मूव दिखाई दी एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड, इनफैक्ट ओपनिंग के साथ ही, और उसके बाद दिन भर बाजार में वो मोमेंटम सस्टेन्ड रहा। सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही करेक्ट हुआ, लेकिन उसके अलावा आपको तेज़ी, स्ट्रेंथ, एक रीबाउंड सेशन ओवरऑल सारी सेक्टर से देखने को मिला। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा ट्रेड और पॉजिटिव साइड मार्केट्स में देखने को मिला। पर आज जो चुनावी नतीजे आए उस पर हमने दिग्गजों के भी रिएक्शंस लिए, आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले आज हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड जिनेश गोपानी जी से बात की, जिन्होंने कहा कि अब सरकार को तेजी से रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक अंश। कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेन स्टेट जो उत्तर प्रदेश अगर आप देखिए एंड जो डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक वो मोमेंटम रखना, एंड अगर आप यूपी की पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हो नेक्स्ट 5 साल में, इट्स अ 25 करोड़ पॉपुलेशन, यू कैन इमेजिन के पूरा इंडिया की पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो सकती है अगर ये रिफॉर्म्स और मोमेंटम कंटिन्यू रहे। सो आई थिंक वो हिसाब से इट इज गुड दैट there is continuity, and the government can further push reforms very aggressively. इसी के साथ हमने ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर से भी खास बातचीत की, जहां पे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइवेटाइजेशन और रिफॉर्म्स को लेकर किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने सोचा कि बीजेपी को मुश्किल होएगा अच्छे परफॉर्मेंस में,
मगर ये तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, अब तो कहना पड़ेगा कि लगता है कि मिस्टर मोदी 2024 में अगली जनरल इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि वो नेशनल इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये भी कहना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ शायद मिस्टर मोदी के सक्सेसर होंगे जब मिस्टर मोदी रिटायर हो जाते हैं बीजेपी के चीफ की वजह से, क्योंकि ये दोनों का अचीवमेंट है। डबल इंजन लोग बोलते हैं कि योगी और मोदी दोनों का एक बहुत अच्छा विक्ट्री हो गया। और ये भी साफ कहना पड़ेगा कि लग रहा है कि कांग्रेस छोटा बनता जा रहा है और पता नहीं कहाँ रहेगा। और जैसे कांग्रेस छोटा होता जा रहा है, एक नई पार्टी निकली है, अभी बहुत छोटी है, आम आदमी पार्टी। अब तक सिर्फ दिल्ली में थी, मगर पंजाब में उन्होंने अभी शुरुआत किया था बहुत स्वीपिंग विक्ट्री के साथ, और देखेंगे कि शायद वो अगले सालों में काफी आगे बढ़ सकता है। मगर अब के लिए इतना ही कहना पड़ेगा कि ये बीजेपी का बहुत महत्वपूर्ण विक्ट्री हो गया। इसका ये भी मतलब है कि इकोनॉमिक कंटिन्यूटी पॉलिसी होगा। इसका मतलब है कि मोदी साहब को डरना नहीं चाहिए कि लोग खुश नहीं होंगे अगर प्राइवेटाइज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। इन चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं बगैर डर। और इसी के साथ हमने एजलवाइज एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता से भी बाजार को लेकर बात की, जहां पे उनका कहना था कि बाजार में जो गिरावट दिख रही है उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं बाजार को लेकर उनका क्या आने वाले समय में आउटलुक बन के आ रहा है। So I think the easiest strategy is one is to do nothing. I know there are a lot of people who come and say कि चलो अभी डाल दो, and for those experienced investors जिनको निवेश, जिनको मार्केट समझ आता है, of course this is posing a very interesting opportunity, क्योंकि लोग कह रहे थे करेक्शन आएगा 15% का इंडिसेस लेवल पे करेक्शन आया, at individual stock level it may be 40 to 50%, but at the minimum I would tell people not to panic. What happens at a time like this, especially when there is so much global news flow, you hear things like oil hitting 130, you hear all these things. I think the most important thing you can do is not panic and not take any action. तो जो SIPs हैं उन्हें बना के रखिए, जो investments हैं उन्हें बना के रखिए। आपने एक बहुत important word use किया है, which is long term. And we invest in equities for the long term, and the long term can't be less than 5 years. I mean, I run a business myself, and I can tell you I can't transform it in 1 year or 1 quarter. And the other thing to remember in equity investing, and I keep saying this, is that you earn 12 to 15% in equity investing, but it is not 12% to 15 year on year. You will have years of plus 30, and you will have periods of minus 10 that feel very, very frustrating. तो उनको sit out करना भी जैसे जिंदगी में है पूरे वक्त को sit out करना. I think in investments it's also very important. Maybe it's also time to go back and reflect if you are a new investor कि मुझे कितनी रिस्क लेनी चाहिए. तो मार्केट के इस उतार चढ़ाव में डरना नहीं चाहिए, बल्कि लंबे समय के लिए एक स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करते रहना चाहिए, ऐसी राय राधिका गुप्ता जी की निकल कर आ रही है। पर इसी के साथ आज हमने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यन से भी बात की, जहां पे उनका कहना था कि म्यूचुअल फंड निवेश मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर उन्होंने अपनी राय दी इस इंटरव्यू में। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। और जो इन्वेस्टर्स मार्केट में जाके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और अभी रिसेंट वॉलेटिलिटी का देख के उनका भी म्यूचुअल फंड का जो समझ में आते हैं अभी वो बेसिस में भी मेरे हिसाब से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है। आई थिंक क्लियरली द लास्ट 4-5 साल से जो म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश हुआ, दैट मार्केट के गिरने से जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ते हैं एक्चुअली लॉन्गर टर्म बिल्ड करने के लिए, वो एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद भी ज़्यादा उसको वजह से आ रहे हैं। पहले ऑलमोस्ट about 10 years बैक कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है तभी लोग डर के निकालने के लिए कोशिश करेंगे, सवाल बहुत आते जाएंगे, दैट मार्केट तब तक गिरेंगे और पैसा कभी निकालने टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। अभी निकालने के क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं, इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आते हैं। सो दैट समथिंग इन माई व्यू इज अ गुड चेंज। SIP इज कमिंग इज अगेन गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री। तो ये थे सारी एक्सपर्ट्स की राय। तो मार्केट में तो उतार चढ़ाव जारी ही है, पर इसी के साथ एक्शन हमें देखने को मिल रहा है कमोडिटी बाजार में। पर चलिए अब चलते हैं विश्व मोहन के पास, जो कि कमोडिटी बाजार से जुड़ा पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए।
देखिए, कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो बुलियन मार्केट में कल शाम जिस तरह की गिरावट आई थी उसके बाद ये गिरावट आज भी कंटिन्यू हुई, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर सुस्ती दिख रही है। अब 52,500 के आसपास गोल्ड घूम रहा है, चांदी में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कल भारी गिरावट देखी, 12 से 13% की गिरावट, अब आज 3 से 4% तक की यहाँ पर तेजी भी दिख रही है। $115 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव गया है। नेचुरल गैस यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड स्तरों से भाव अब नीचे आ गए हैं। मेटल की बात करें तो आज निकेल को छोड़कर जितने भी बेस मेटल्स हैं अच्छी खरीदारी दिख रही है। एल्युमिनियम तो 5% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, जिंक में 4% से ज़्यादा की तेजी है, कॉपर 1% ऊपर है, लेड में भी तेजी है, लेकिन निकेल 6% से ज़्यादा कमजोर है। वहीं अगर एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर प्लांटेशन के लिए पानी की दिक्कतें किसानों को हो रही है, उस वजह से प्लांटेशन इस बार कम रह सकता है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है मेंथा ऑयल के लिए। अगर कॉटन की बात करें तो कमजोर यील्ड की लगातार खबरें आ रही है। बेमौसम बारिश और उसके बाद जिस तरह से पिंक वॉलवॉर्म की दिक्कतें आई थी, उस वजह से यहाँ पर यील्ड पर असर हुआ है, उसका फायदा यहाँ पर कॉटन को मिला है। लेकिन आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। स्पाइसेस में अच्छी तेजी दिख रही है, जीरा और कोरिएंडर दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन टर्मरिक में, हल्दी में यहाँ पर आज दबाव है, करीब करीब 1% की यहाँ कमजोरी दिख रही है। वहीं कैस्टर की अगर बात करें तो 15 लाख टन के आसपास यहाँ पर उत्पादन रह सकता है, जो पिछले सीजन से करीब करीब 8.5% कम है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है कैस्टर के लिए और लगातार अच्छी तेजी यहाँ पर दिख भी रही है। ग्वार आज अच्छी तेजी है, क्रूड कीमतों में तेजी से भी फायदा हो रहा है। लग रहा है कि आगे इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट मांग भी बेहतर रहेंगे और स्टॉक भी घरेलू बाजार में कम है, उसका फायदा यहाँ पर ग्वार को मिल रहा है ये, और उस वजह से ग्वार में अच्छी तेजी है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से। धन्यवाद विश्व मोहन, कमोडिटी बाजार से जुड़ा पूरा अपडेट हमारे सामने रखने के लिए। पर अब अगर हम बात करें घरेलू बाजार की, तो यहाँ पे जो गैस की कीमतें हैं हाल फिलहाल दिनों में बढ़ाई गई हैं, जहाँ पे IGL के MD A.K. जना का गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई को लेकर क्या कहना है, आइए ये सुनते हैं। प्राइस राइज तो होगा, और कितना होगा, लगभग करीब $2 से $2.5 के आसपास इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण $5.5 से $6 होगा। $6 का मतलब हो गया $3 के आसपास बढ़ेगा, और हर डॉलर की जो इम्पैक्ट आएगा करीब ₹4 पर केजी इम्पैक्ट आएगा, जिसके कारण 10 से 12 रुपया हमको बढ़ाना पड़ सकता है। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम जब Q3 में जब डोमेस्टिक गैस का प्राइस भी बढ़ा था और